Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic terms of audit engagement. ISA 210 is in respect of the above and is effective for period beginning on or after December 15, 2019. ऑडिट का जो टाइम पीरियड है, जो अफेक्टिव टाइम पीरियड है, वो यहाँ तो बिगनिंग और आफ्टर दिसंबर 15 हो सकता है. इसके बाद स्कोप ऑफ दिस ISA मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. This ISA on auditing deals with the auditor's responsibilities in agreeing the terms of audit engagement with management and where appropriate those charged with governance. Includes establishing that certain preconditions for an audit रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर विच रेस्ट विद मैनेजमेंट. स्कोप ऑफ ISA में आपके जो इंगेजमेंट से रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो वो एग्री करता है वो थ्रू इंगेजमेंट लेटर ही एग्री करता है, और मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड वो भी इसी आपके इंगेजमेंट के थ्रू ही उन्हें बताई जाती हैं. इसके बाद इसमें आपकी कंडीशंस कुछ होती हैं, प्री कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड या कुछ इस तरह से होती हैं, तो वो पहले से ही इन्फॉर्म की जाती हैं. ISA डील्स विद द those aspects of engagement acceptance that are within the control of the auditor. ISA क्या करता है, उन एस्पेक्ट्स को engagement acceptance देता है जो कि आपके ऑडिटर के अंडर कंट्रोल होती हैं. ऑडिट एंगेजमेंट में हमारे लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिफ़ाइन करते हैं. एक तो इसकी अफेक्टिव डेट है और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है. अब अफेक्टिव डेट मैंने जैसे कि बताया कि आपकी आफ्टर दिसंबर 15 या बिगनिंग जो आपकी हो सकती है दिसंबर की, उसमें हो सकता है. और ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन एग्रीड थ्रू. अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, या वो कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपका एंगेजमेंट है, किस बेसिस पर. अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो भी एग्री हुई है, वो किन बेसिस पर हुई है, तो वो बेसिस है एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट आर प्रेजेंट एंड confirming that there is a common understanding between management and auditor. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी एक तो इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, आपकी जो प्री कंडीशंस हैं वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ऑडिट करते हुए वो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए. और सेकेंडली आपकी ये कंडीशन है कि आपका और मैनेजमेंट का, यानी ऑडिटर और मैनेजमेंट में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है. डेफिनेशन क्या है? For the purpose of ISA, the following term has meaning attributed below. Preconditions for an audit. The use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statement and the agreement of management and where appropriate those charged with governance to the promise on within an audit is conducted. प्री कंडीशंस अब क्या है कि मैनेजमेंट की तरफ से एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए. एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें आपने अपनी फाइनेंशियल जितनी भी रिपोर्टिंग तैयार की हुई है वो एक्सेप्टेबल हो, और इसके बाद आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो आपकी अच्छी तरह से प्रिपेयर हों. इसके बाद आपकी मैनेजमेंट इस चीज़ पे एग्रीमेंट करे, एग्री हो, और उसके बाद जो आपका ऑडिट होता है वो कंडक्ट कर लिया जाता है. Agreement on audit engagement terms. The auditor should agree the term of the audit engagement with the management or those charged with governance as appropriate. The agreed terms of an audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of written agreement and shall include. यहाँ पे क्या है कि ऑडिटर इस चीज़ के लिए एग्री करता है कि जितनी भी टर्म्स या कंडीशंस हैं उनको मैनेजमेंट की तरफ से भी एग्री किया जाता है, और इसके साथ साथ आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो सारी रिकॉर्ड कर ली जाती हैं एंगेजमेंट लेटर में, और वो सूटेबल होती हैं या फिर आपके किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपको प्रोवाइड की जाती हैं. और उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए आपका? द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपका जो
ऑडिट करने का बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है या आपका पर्पस है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उसमें होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, इस लेटर में आपकी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसने किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है उसके बारे में होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उसमें डिफ़ाइन की जाती हैं। एंड identification of the applicable financial reporting framework for the preparation of the financial statement, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका काम होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लेटर में ही रिटन किया जाता है। इसके बाद आपकी है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू इशूड बाय एन ऑडिटर। इसके बाद आपकी कुछ रेफरेंसेस होती हैं जो कि आपके ऑडिटर की तरफ से इशू किया जाता है, वो इसमें डिफ़ाइन की जाती हैं। द नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। A chartered accountant is associated with the valuable profession. His primary duty to present a report on accounts and statements submitted by him to members of the company. He is responsible not only to the members of the company but also to the third party of the company, like as creditor and bankers. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएट होता है विद वैल्यूएबल प्रोफेशन, तो उसका प्राइमरी जो काम होता है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो अपनी स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स की बेसिस पर जो भी रिपोर्ट तैयार करता है वो कंपनी के मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा वो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सिर्फ कंपनी के मेंबर्स तक ना जाए बल्कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है जैसे क्रेडिटर और बैंकर्स, उनको भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया जाए। तो लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर क्या है? सिविल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी फॉर मिसफिसेंस, लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन द प्रॉस्पेक्टस, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड, liability under Income Tax Act, liability for profession misconduct, and last one, liability towards third party, जिसमें further 2 points हैं, liability for negligence and liability for fraud. Now I am explaining civil liability, जिसमें first point है आपका liability for negligence. Negligence means breach of duty. नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं जो आपकी ड्यूटी में नहीं था लेकिन आपने उसके खिलाफ जाके किया है। एन ऑडिटर इज़ एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ही हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रोफेशन ड्यूटीज़। ऑडिटर बेसिकली शेयर होल्डर्स का एक एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। ही शुड टेक रीज़नेबल केयर एंड स्किल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो इसमें यह भी है कि उसको अपनी जो भी रीज़नेबल केयर है, जितनी भी उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस है, वो अपनी ड्यूटी के लिए उसे परफॉर्म करनी चाहिए। सो इफ़ ही फेल्स डू सो लाइबिलिटीज़ फॉर नेग्लिजेंस अराइज, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ जो भी उसकी स्किल्स या रीज़नेबल केयर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता किसी वजह से, तो फिर आपकी नेग्लिजेंस अराइज होती है। एन ऑडिटर विल बी हेल्ड लाइबल इफ़ द क्लाइंट हैज़ सफ़र्ड लॉस ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। अगर ऑडिटर की वजह से ही आपकी कंपनी को कोई लॉस बियर करना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि आपका ऑडिटर जो है इस सब का रिस्पॉन्सिबल है। It should be noted that an auditor will not be liable to compensate the loss or damage of his negligence is not proved। और अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि आपके ऑडिटर की तरफ से कोई इस तरह का मिस यूज़ नहीं हुआ या नेग्लिजेंस नहीं हुई तो फिर आप उसको नेग्लिजेंस प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटी फॉर द मिसफिसेंस। मिसफिसेंस मीन्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप किसी के ट्रस्ट के खिलाफ जाते हो, किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करते हो। इफ़ एन ऑडिटर डज समथिंग wrongfully in the performance of his duty resulting in a financial loss to the company, he is guilty of misfeasance। अगर ऑडिटर कुछ इस तरह का करता है, कुछ अपनी ड्यूटीज़ में परफॉर्मेंस में कुछ इस तरह का करता है जो उसे
खुद फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, उसे गिल्ट फील होता है, तो इन सच अ केस द कंपनी कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ऑडिटर और फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिसफिसेंस ऑफ द कंपनी। तो फिर कंपनी क्या करती है इस केस की सूरत में, वो अपने लॉस को कवर करने के लिए या तो ऑडिटर की तरफ से कवर कर देती है या जो भी ऑफिसर जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रीच हुआ होता है। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट। द फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। फर्स्ट वन, लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट्स इन द प्रॉस्पेक्टस। अगर ऑडिटर की तरफ से आपकी जो कंपनी की प्रॉस्पेक्टस होती है उसमें मिस स्टेटमेंट हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग्स वो किस तरह से लाइबल हो सकता है। एन ऑडिटर शेल बी हेल्ड लाइबल टू कंपनसेट एवरी person who subscribed for any share or debenture of the company on the faith of prospectus containing an untrue statement made by him or an expert। तो अगर कंपनी की तरफ से जो प्रॉस्पेक्टस शाया की जाती है उसमें कंपनी की हर तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, डायरेक्टर्स का हिस्सा होता है, इवन दैट के आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ऑडिटर की तरफ से सम टाइम अगर अनट्रू स्टेटमेंट उसमें फॉल कर रही हो और उसकी बेसिस पर लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हों या आपकी डिबेंचर्स होल्ड किए हों, तो उसकी बेसिस पर अगर कंपनी को कोई लॉस बियर करना पड़ता है या कंपनी को कोई भी डैमेज पहुंचता है, तो उसमें आपका ऑडिटर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। The auditor shall be liable to compensate him for any loss or damage sustained by him by reason of any untrue statement included therein. The auditor may escape from liability of if he proved that। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो उस पर क्या फिर लाइबिलिटीज़ होती हैं। द प्रॉस्पेक्टस इज़ इशूड विदाउट हिज एक्नॉलेज और कंसेंट। तो आपकी कंपनी की जो फिर प्रॉस्पेक्टस होगी वो आपके ऑडिटर की कंसेंट के बगैर ही इशू कर दी जाएगी। ही विड्रॉ हिज कंसेंट इन राइटिंग बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वो जो उसने अपने एक ओवरव्यू दिया हुआ था कंपनी के बारे में, वो उसका रिटन फॉर्म में वापस ले लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन से पहले। ही शुड हैव विड्रॉन हिज कंसेंट आफ्टर इशू ऑफ prospectus but before allotment of shares and reasonable public notice has given by him regarding this। अगर तो वो चाहे तो अपना कंसेंट जो भी उसने ओवरव्यू जो भी उसने कंपनी के बारे में कुछ ऐसी रिटन फॉर्म में कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो दे सकता है, लेकिन बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रीज़नेबल पब्लिक नोटिस, तो उसका एक रीज़नेबल पब्लिक नोटिस गिवन होगा तो ही वो कर सकता है। जिसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 34, नॉन कंप्लेंस बाय ऑडिटर्स, फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेलियर टू प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स, सेक्शन 224, फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर्स, सेक्शन 299, पेनल्टी फॉर falsification of books, section 336, prosecution of auditor, section 342, penalty for deliberate act of commission or omission, section 448।